हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे हो। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल का आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमारी 6th क्लास है और 6th क्लास में देख रहे हैं हमारे अतीत। और अतीत में बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रहना चाहिए कि हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 4 को हम लोग गौर करके देख रहे थे, ठीक है। और इसी पर हम लोग आपका बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों पर आपका बात करेंगे, इन सारी चीज़ों पर बात करें, ठीक। चलिए, तो जो कल हम सबसे पहले पढ़ रहे थे, कल हमने सबसे पहले जो है हिंदुस्तान शब्द के मीनिंग को पढ़ा कि हिंदुस्तान शब्द का मीनिंग क्या है, ठीक। और इन सारी चीज़ों को हमने एक एक करके गौर करके बहुत अच्छे से देख लिया था, ठीक। और इसी के साथ ही हम लोगों ने देखा कि शब्दों के मायने कैसे बदल जाते हैं। हमने परदेसी और अजनबी के बीच में अंतर करा क्या है। आज हम पढ़ेंगे इतिहासकार और उनके स्रोत के विषय में। जो इतिहासकार हैं क्या हैं और उनके स्रोत क्या हैं, इनको हम लोग गौर करके पढ़ेंगे। चलिए चलिए ध्यान दीजिए, इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हमको देखना है कि जो आपके इतिहासकार हैं वो किस युग का अध्ययन कर रहे हैं। इसके विषय में हम लोग एक एक करके सारी गौर करके देखें, ठीक। और उनकी खोज की प्रवृत्ति क्या है इसे देखते हैं। वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए पिछले साल अपने गुप्त वंश के शासक और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा है। कह रहे कि आपने क्या। चलिए, तो कल जैसे मैंने आपको पूरा समझाया था कि कैसे कैसे हम लोगों ने क्या बताती हैं कब्र और किताबें, इसमें हमने दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों के विषय में पढ़ा, ठीक। और हमने देखा कैसे ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद है, कैसे उनमें सूक्त को डिवाइड किया गया है, सूक्त का मतलब क्या है, सूक्त में क्या लिखा है, कैसे आपकी प्रार्थनाएं हैं, उन प्रार्थनाओं को हमने देखा, कैसे शब्द अक्षरों को बांटकर स्वर को उनको कंठस्थ कराया गया था और ये संस्कृत वर्तमान संस्कृत से कैसे भिन्न थी, इसको भी हमने आपका देख लिया था। क्लियर है। फिर उसके बाद जो था हम थोड़ा सा बात कर रहे थे भाषा की, तो संस्कृत और अन्य भाषा। और संस्कृत और अन्य भाषा में हमने क्या किया कि जो हमारी भाषा है वो क्या है, भारोपीय परिवार का हिस्सा है। भारोपीय परिवार मतलब भारत और यूरोपीय भाषा का हिस्सा है। भारत में देखिए कई तरह की भाषा बोली जाती है। असम में जाओगे असमिया बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ठीक, उत्तराखंड और ना जाने बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर आपका हिंदी बोली जाती है। नहीं, हर जगह अपनी क्या है, रीजनल लैंग्वेज। एशियाई भाषा जैसे फारसी तथा यूरोप में भी बहुत सारी भाषाएं हैं जिसमें अंग्रेजी बोली जाती है यूरोप में, कहीं फ्रांसीसी जो आपकी फ्रांसी लैंग्वेज है वो, कहीं जर्मन, कहीं यूनानी, इतावरी, स्पेनिश। तो अलग अलग आपकी भाषा जोड़ी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भारत किस परिवार का हिस्सा है, किस भाषा परिवार का, तो आपको समझ आएगा भारत भारोपीय परिवार का हिस्सा है। भारोपीय परिवार मतलब भारत और यूरोप की। इसलिए कहा जाता है कि आरंभ में उन्होंने कई शब्द एक जैसे थे। एग्जाम्पल के लिए मातृ यानी संस्कृत में माँ हिंदी में हो जाएगा, मदर मतलब किस में हो जाएगा, अंग्रेजी में। अब देखिए इस तरह से हम क्या लिखते हैं, मातृत्व, क्लियर है, और माँ लिखते हैं हिंदी में और मदर लिखते हैं इंग्लिश में। यही शब्द है ना, आपको समझ आएगा इनके बीच सिमिलरिटी क्या है, समानता क्या है, ठीक। क्या तुम्हें उनमें कोई समानता नजर आती है। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार में भी भाषाएं बोली जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए पूर्व उत्तर प्रदेश में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा बोली जाती है। कह रहे जो हमारा पूर्व उत्तर प्रदेश है, अब पूर्व उत्तर में कौन सा, असम, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, क्लियर है। इस सारे क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। अगर आप साउथ में जाओगे तो वहां तमिल बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं, द्रविड़ बोलते हैं। ये किस भाषा परिवार का हिस्सा है, तो ये आपका द्रविड़ परिवार का हिस्सा है। हिंदी किसका आपका हिस्सा है,
भारोपीय परिवार का हिस्सा है। और पूर्व उत्तर की जो आपकी भाषा है वो किस परिवार का हिस्सा है? तिब्बत बर्मा परिवार का हिस्सा है। और तमिल तेलुगु ये किसका हिस्सा है? तो ये द्रविड़ परिवार का हिस्सा है। किसका है? द्रविड़ परिवार का हिस्सा है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि झारखंड और मध्य भारत में कई ऐसे हिस्सों में बोली जाने वाली भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। देखिए, ये हमें ऑस्ट्रो एशियाटिक इस पे नहीं जाना है। जब आप लोग हिंदी पढ़ोगे तो हिंदी में भाषा का उद्विकास एक क्रम है, चैप्टर होता है, उसमें भाषा कैसे बनती है, कैसे भारोपीय परिवार का हिस्सा होती है, उन चीज को जो आपके हिंदी के टीचर हैं वो मुझसे अच्छा पढ़ा पाएंगे और उनको एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो हम कहाँ चलते हैं? सीधा हम सीधा चलते हैं आपका इस पर। देखिए, जिन किताबों को हम पढ़ते हैं और लिखी और छपी गई हैं, कह रहे देखिए आज के समय में जो भी बुक हमारे पास है, अब मैं ये आपको पढ़ा रहा हूं, ये बुक है, ये लिखी गई है, छपी गई है, प्रिंटिंग हुई है और डिजिटल रूप में आपके सामने है। ठीक है? क्या प्राचीन समय में भी ऐसा ही हो रहा था? तो नहीं, उच्चारण किया जाता था और श्रवण मतलब उनको सुनाया जाता था, ना कि पढ़ाया जाता था। यानी कि ऋग्वेद के जो मंत्र थे, गुरु परंपरा शिष्य परंपरा में चलते थे। गुरु उनको बोलते थे, शिष्य उनको कंठस्थ करते थे। इस तरह से माउथ टू माउथ आपके वो क्या होते थे? क्लियर है? कह रहे रचना की कई सदी बाद पहली बार लिखा गया। और जो लिखने का काम था ना, ये तो बहुत समय के बाद आया। और जो हम लोग आपका छापने का, प्रिंटिंग का काम करते हैं, ये तो मुश्किल से 200 साल पहले आपको किताबों का लिखने का चलन शुरू हुआ है। उससे पहले ऐसा कोई चलन जो था आपके यहाँ नहीं था। चलिए, अब मौका दूंगा किसी बच्चे को जो आपका चैप्टर को पढ़ेगा। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से। जयसी खिरसू। हेलो। हेलो, क्या नाम है आपका? ज्योति। ठीक है ज्योति। चलो बेटा ज्योति, आप पढ़ना प्रारंभ करें। इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह की अतीत के बारे में जानकारी चिट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि वे केव का अध्ययन किसे कहते हैं, कैसे कहते हैं। श्रीवेद के कुछ शुल्क वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसी ही सूक्त का अंश है। हेलो सर। हेलो, क्या नाम है आपका? वेरी गुड मॉर्निंग। मीनाक्षी रावत। मीनाक्षी। जी। चलो बेटा, आप पढ़ो। विश्वामित्र, हे नारियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से सूर्य तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रहे हो। तुम जल में परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर है। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सके। नदियाँ, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनके जिससे तुम
सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है। बैठ जाओ बेटे आप। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का, जिन बच्चों ने पढ़ा। चलिए थोड़ा समझते हैं और देखते हैं। अब कह रहे हैं जो हमारे इतिहासकार हैं वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। अब हमारे पास ऋग्वेद है और जो इतिहासकार है वो उसकी स्टडी कैसे कर रहे हैं, ये हमको देखना है। कह रहे हैं जो हमारे आपके इतिहासकार हैं, पुरातत्व जो आपके वेता हैं, वे अतीत के बारे में जानकारी जो इकट्ठा है, अतीत का मतलब है पास्ट, जो बीत गया है उसके विषय में वो जानकारी कैसे इकट्ठा करते हैं। ठीक, कह रहे हैं कुछ तो हमारे क्या है भौतिक अवशेष है, कुछ हमको चीज मिल गई, कोई बाट पत्थर मोहरे किसी तरह का सिक्के वगैरह, तो उनको हम भौतिक अवशेष कहते हैं। कह रहे हैं कुछ हमको लिखित आपका स्रोत भी है जिनके आधार पर वो लोग स्टडी करते हैं और बताते हैं कि ये चीज कब कितनी पुरानी है। ऐसे ही इन सब का प्रयोग कर ऋग्वेद का अध्ययन कैसे हुआ इसके विषय में हम देख। कह रहे हैं कि ऋग्वेद में कुछ सूक्त जो है सूक्त है, प्रार्थनाएं कैसे लिखी हैं, सूक्त के रूप में लिखी हैं। और सूक्त में भी क्या है वार्तालाप, यानी कि डिस्कशन फॉर्म में भी ऋग्वेद में बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं। ठीक, और उसी ऋग्वेद का एक छोटा सा पैराग्राफ अभी ज्योति के साथ जो बातें बच्ची थी उसने पढ़ा, मीनाक्षी ने। क्लियर है क्या पढ़ा कि विश्वामित्र, आपको जानते हैं कि विश्वामित्र एक बहुत बड़े ऋषि हुए हैं हमारे आपके वैदिक सभ्यता में। तो उन्होंने क्या किया है, विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदी, देखिए व्यास और सतलज को हमारे यहाँ क्या माना गया है आपका देवियों के रूप में। और कैसी देवी पूजित, क्योंकि आप जानते हैं नदियों से हमें जल मिलता है, कितने जीव जंतु कितने पेड़ पौधे उनके जल पर निर्भर हैं। ठीक, और न जाने इन क्षेत्रों से कितनी उपजाऊ भूमि होती है। क्लियर है। और सतलज और व्यास के बीच एक संवाद है, एक डिस्कशन का सूक्त है, उसका कुछ अंश है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस तरह से आपका ऋग्वेद में वो आपका लिखा गया है। ये देखिए, ये है क्या लिखा है, विश्वामित्र और नदियां। तो विश्वामित्र क्या कर रहे हैं, आप देखिए, नदियों से आपका प्रार्थना करेंगे, हे नदियों अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकाती गाय की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ, इंद्र द्वारा हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। देखिए, अलंकृत करते हुए इस शब्द को उन्होंने आपका पद की तरह लिखा है और नदियों की विशेषता बताते उनका वर्णन किया। कैसी है हे नदी, जैसे आपके गाय का बछड़ा होता है ना फुर्तीला, क्लियर है, और दमकती हुई जिस तरह से गाय होती हैं, और जितनी एनर्जी घोड़े की चाल में होती है, क्लियर है, और जिस तरह इंद्र ने उनको पावर दी है, और जिस तरह की उनकी स्पीड है कि वो सीधे कहां मिलेंगी, समुद्र में जाकर मिलेंगी, और जिनके पास बहुत सारा परिपूर्ण जल है और वो एक दूसरे से मिलने के बाद कहां जा रही है, सागर की तरफ। तो विश्वामित्र उनके बारे में उनकी प्रशंसा करते हुए ये शब्दों को कह रहे हैं। अब नदी क्या कह रही है बदले में, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती। क्या कह रही नदी कि जो ये हमारा मार्ग है ये भाई किसने बनाया है, देवताओं ने बनाया है, और इनके द्वारा बनाए गए मार्ग पर चलते। एक बार निकलने से हमें रोका नहीं जा सकता। कह रही कि अगर एक बार नदी आपका पहाड़ से निकल जाए, आपका पर्वत से निकल जाए, तो उसको रोका नहीं जा सकता। ये नदी कह रही है। कौन सी नदी कह रही है, व्यास और सतलज,
किससे संवाद कर रही हैं, किससे डिस्कस कर रही हैं? तो ऋषि है विश्वामित्र। क्लियर है? क्या है? विश्वामित्र। अब देखिए, हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? अब नदी कह रही है, हे ऋषि, तुम हमसे अपनी प्रेयर प्रार्थना क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या मतलब है हमसे प्रेयर प्रार्थना करने का? तो विश्वामित्र कह रहा है, हे बहनों। क्या संवाद किया है उनसे? देखिए, टाइटल दिया है बहनों। हमारे यहाँ संस्कृति परंपराओं में महिलाओं का विशेष योगदान रहा है और उनकी, आप देखिए, हमेशा उनको ऊपर सर्वमान्य रखते हुए भी रखा गया है और इसी परंपराओं में देवी बड़ी पूजनीय रही हैं। मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। गायक मतलब जो याचना करने वाला है, जो अपनी प्रार्थना को रखने वाला है, वो कौन है? गायक है। यहाँ गायक का मतलब आपका सिंगर से नहीं है। क्लियर है? मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूं। कह रहे मेरे पास रथ हैं, कुछ गाड़ी हैं, उनको मैं लेकर आया हूं और आपके, अब हमें क्या करना है कि हमको नदियों को पार करना है। अगर आप अपना, अब देखिए, करके अपने जल हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाएं। आप अपने जल का वेग थोड़ा सा कम कर लें ताकि जहां तक हमारे पहियों की जो आपकी धुरी है उसके ऊपर जल ना जाए। अगर उसके ऊपर जल गया तो क्या होगा? रथ ऊपर तैरने लगेगा। तो विनती कर रहे हैं कि अपना भाव को थोड़ा भाव का नीचे कर लो ताकि हम लोग इसको पार कर सकें। नदियां, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित पार कर जा सको। और विश्वामित्र से नदी कह रही है कि ठीक है विश्वामित्र जी, हम आपकी प्रार्थना सुनेंगे और हम क्या करेंगे, हम तुमको पार सुरक्षित आपका जाने देंगे। अब ये संवाद था, इस संवाद को आपने देखा। तो ऋग्वेद के अंतर्गत मंत्रों के साथ, उनके सूक्त के साथ कुछ सूक्त वार्तालाप भी हैं, यानी कि मंत्र ना होकर आपका डिस्कशन, आपका फॉर्मेट में चीजें लिखी। ये ऋग्वेद के अंदर है। क्लियर है? कहां है आपका चीजें? ऋग्वेद के अंदर है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, ये तो हो गया संवाद। इतिहासकार इसमें से कैसे जानकारी को इकट्ठा करेगा? अब आप देखिए, जानकारी कैसे इकट्ठा होगी। इतिहासकार यह बताते हैं कि प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी, ये नदियां बहती होंगी। और कह रहे प्रार्थना कहां रची गई होगी? जहां पर नदियां बह रही होंगी। क्लियर है? अब कोई रेगिस्तान में जाकर व्यास और सतलज को ये नहीं कहेगा कि आप साइड से हट जाओ, हमको आपका पार होना है। कहां कहेगा वो? मेरे प्यारे बच्चों, जहां पर बहती होंगी वहीं तो कहेगा। क्लियर है? अब देखिए, जिस समाज में ऋषि रहते हैं वहां घोड़े गाय का बहुत महत्व है, यानी कि जहां ऋषि रह रहे हैं घोड़े और गायों का बहुत महत्व है, इसलिए इन नदियों की तुलना घोड़े और गाय से की गई है। ठीक? अब छोटा सा होमवर्क है, जितना भी आपने डिस्कशन में फॉर्म पढ़ा है ये वाला, इसमें कौन कौन से आपकी वस्तुएं दिखाई दी हैं, कौन कौन से जीव जंतु दिखाई दे हैं, आप उनकी लिस्ट बनाइए और कल मुझसे पूछिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।